देखिए आज की क्लास में हमने क्या करना है। आज की क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करना है। इसके साथ साथ जो है हम लोग डोमेन के बारे में बात करने वाले हैं, रेंज के बारे में बात करेंगे, इमेज और प्री इमेज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा हुआ, दो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हुए। ठीक है, ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हुए। ठीक है, हमारे पास दो सेट्स, एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट बी है। यहाँ पे सेट ए और सेट बी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग को देखना है क्या ये फंक्शन है। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया होते हैं फंक्शन के। सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए सेट बी पे, सेट बी से सॉरी। तो देखो -1 1 2 3 5 सेट ए के सारे जो एलिमेंट है वो सेट बी से रिलेटेड है। पहली बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात देखनी है। ठीक है, क्या कोई भी अगर जब इसको आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखोगे तो क्या कोई भी जो एलिमेंट है आपका, वो फर्स्ट एलिमेंट जो है क्या वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, केवल फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपने देखना है। ठीक है, तो -1 1 1 और 1, ठीक है, 2 और 4, 3 और 9, 5 और 25, यानी क्लियरली जो है आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो वो रिपीट नहीं करेगा। यानी जो दो कंडीशन थे, ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या था कि सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या था कि जब भी उसको आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखोगे, है कि नहीं, जब भी उसको क्या करोगे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखोगे, आपका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी क्लियरली जो है आपका, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है फंक्शन है आपका, यानी f इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है कि नहीं, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका फंक्शन है। ठीक है, उसी प्रकार ये देखो चेक करना क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो सेट ए के यानी ए बी सी डी, सेट ए के सारे जो एलिमेंट है वो सेट बी से रिलेटेड है कि नहीं, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड देखना कि जब भी उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखोगे तो क्या फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी A3 B5 C2 D और 6, यानी क्लियरली जो है आपका रिपीट नहीं कर रहा है कि नहीं, फर्स्ट एलिमेंट जो है रिपीट नहीं कर रहा है, यानी ये भी आपका क्या है फंक्शन है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे आपको लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे हो गया -1 जो हो गया आपका, ये किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है कि नहीं, आपका जो 1 है वो 1 से रिलेटेड है। 2 जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है। 3 जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, 9 से रिलेटेड है। और 5 जो है आपका वो 25 से रिलेटेड है कि नहीं, 5 जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, 25 से रिलेटेड है। यानी देखो अब ध्यान से सेट ए के सारे एलिमेंट मिल गए, है कि नहीं, और आपका फर्स्ट एलिमेंट जो वो रिपीट भी नहीं किया, यानी क्लियरली जो है आपका ये फंक्शन है कि नहीं, ये जो हो गया आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा ये देखो आप, अभी देखो आप फंक्शन है कि नहीं, क्लियरली ये भी फंक्शन है कि नहीं। इसको आप ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म पे लिख दो तो ए जो है वो किससे रिलेटेड है, आपका 3 से रिलेटेड है कि नहीं। बी जो है आपका वो 5 से है। सी जो हो गया आपका, देखो सी जो है आपका 2 से रिलेटेड है, और जो डी है आपका 6 से रिलेटेड है, यानी ये भी क्या हो गया आपका फंक्शन। यानी दो हमने एग्जांपल्स लिए थे और दोनों जो है आपकी वो फंक्शन है। ठीक है, दोनों जो है आपको क्या चाहिए, वो फंक्शन है। ये तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। अच्छा तो अब देखो ध्यान से, ये भी फंक्शन है, अच्छा ये भी इंडिकेट कर रहा है कि फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी क्या आपका फंक्शन है। ठीक है, हमने डिफरेंट फॉर्म्स पे लिख दिए। अब देखो ध्यान से, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंक्शन, यानी फॉर्म्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे डिफरेंट हमने लिख देना चाहिए था, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले आता है मैपिंग फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है मैपिंग फॉर्म। तो ये तो हमने सीख लिया कि ये जो होता है, ये इन दोनों फॉर्म को, इस तरह के अगर फॉर्म्स आपको मिलते हैं तो इस तरह के फॉर्म्स को हमने बोलना है मैपिंग फॉर्म। ठीक है, इस तरह का जो फॉर्म होता है, इस तरह के फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैपिंग फॉर्म्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, फिर आता है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। तो ये दोनों जो फॉर्म हमने यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ये दोनों जो फॉर्म हमने लिखे हुए हैं, इसको हम लोग इस तरह का जो फॉर्म होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है आपका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। ठीक है, ये जो फॉर्म हो गया आपका कौन सा फॉर्म हो गया, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो गया। ठीक है, अच्छा फिर अब हमने देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने से पहले, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने से पहले हमने जो है कुछ बेसिक चीजें भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, लाइक डोमेन, कोडोमेन, ये सब चीज जो चीजें हैं वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डोमेन को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, डोमेन देखो सिंपल तरीके से अगर देखा जाए डोमेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो जो सेट ए होता है आपका, ध्यान समझिएगा, जो सेट ए होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। सिंपल सा डेफिनेशन है, जो सेट ए होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, या इसको आप ऐसे बोलो। ठीक है, अगर इस व्यू से देखो आप तो सेट ए को क्या बोलेंगे, डोमेन। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म से देखो तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डोमेन। ठीक है, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। ठीक है, अच्छा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से देखा जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आपको हमने नहीं बताया है, लेकिन अगर इसके फॉर्म से देखा जाए हम लोग क्या होता है डोमेन, तो जो भी वैल्यू यानी ऑल इनपुट, ठीक है, ऑल पॉसिबल इनपुट, जितने भी पॉसिबल इनपुट होंगे, ठीक है, जितने भी पॉसिबल क्या होंगे, इनपुट होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। ठीक है, जितने भी मतलब देखो ध्यान से, आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हमने आपको एक डेफिनेशन बताया था। ठीक है, उस डेफिनेशन में क्या था कि फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है जिसमें आपने क्या करना, इनपुट डालोगे कुछ भी तो आपको एक डिफरेंट आउटपुट आपको मिलेगा, है कि नहीं, डिफरेंट क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा। तो जितने भी इनपुट होंगे, है कि जितने भी इनपुट होंगे, सारे इनपुट को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटपुट, ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटपुट, ठीक है, तीन तरीके से, सेट ए को बोलो आप डोमेन, या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ फंक्शन उसको भी बोलो आप डोमेन, है कि नहीं, या जितने भी पॉसिबल इनपुट हो गए, ऑल पॉसिबल इनपुट एज ए मशीन अगर देखा जाए तो ये डेफिनेशन हो सकता है डोमेन का। या इसको और अलग तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर विच द फंक्शन गेट डिफाइंड। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर विच फंक्शन गेट डिफाइंड, है कि नहीं, फॉर विच फंक्शन गेट डिफाइंड मतलब वैसे वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, फंक्शन क्या होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोमेन बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोमेन। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखें, ग्राफिकल व्यू से अगर देखा जाए, ठीक है, ग्राफिकल व्यू से देखा जाए तो जितने भी एक्स एक्सिस वाले होंगे, ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं जितने भी आपके एक्स एक्सिस वाले होंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। इसको और अगर बेहतर तरीके से देखा जाए तो जितने भी आपके इंडिपेंडेंट, ध्यान समझिएगा, जितने भी आपके इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होंगे, है ना, जितने भी आपके इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होंगे या एक्स क्वांटिटीज होंगे, एक्स एक्सिस जो क्वांटिटीज होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, सेट ए को आप बोलो, अगर इस तरीके से देखो तो आप सेट ए को बोलो डोमेन, अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे देखो तो आप फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन को बोल दो डोमेन, है कि नहीं। अगर मशीन वाले डेफिनेशन से देखो तो ऑल पॉसिबल इनपुट को आप बोल दो डोमेन, है कि नहीं। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से देखो तो ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर विच द फंक्शन गेट डिफाइंड। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले को। अच्छा अगर ग्राफिकल मेथड से देखो आप, ठीक है, तो ग्राफिकल जितने भी एक्स एक्सिस पर, जितने भी एक्स एक्सिस पर आप क्वांटिटीज मिलेंगी या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जितने भी मिलेंगी, या इसको आप और बेहतर तरीके से अगर समझो, ठीक है, तो जितने भी आपके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, ध्यान समझिएगा, जितने भी आपके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, जितने भी आपके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, सारे जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो सारे आपके क्या होंगे, डोमेन होंगे, सिंपल तरीके से। ठीक है, जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, सारे जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, आपके डोमेन होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको डोमेन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब हमने बात करना है, को डोमेन की बात करनी है और हमने बात करना है रेंज की बात करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको डोमेन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा को डोमेन के बारे में देख लेते हैं कि को डोमेन भाई क्या होता है, क्या नहीं होता है कि नहीं। तो डोमेन तो क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा कोड डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जो सेट बी होता है आपका, ध्यान समझिएगा, जो सेट बी होता है आपका, ठीक है, उसी को हम लोग सिंपल तरीके से बोलते हैं कोड डोमेन। ठीक है, जो सेट बी होता है, यानी ये जो है आपका, ध्यान समझिएगा, ये जो सेट बी होता है इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या हो गया आपका, कोड डोमेन। ये हो गया कोड डोमेन आपका, है कि नहीं। डोमेन समझ आ गया होगा, सेट ए को बोलेंगे डोमेन, सेट बी को क्या बोलेंगे, को डोमेन। ठीक है, उम्मीद है अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा कि डोमेन का मतलब क्या होता है और को डोमेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब हमने बात करना है रेंज की। ठीक है, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अब हमने बात करना है रेंज की, भाई रेंज क्या होता है, रेंज को थोड़ा समझना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, रेंज क्या होता है, तो जितने भी आपके जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं अच्छा सेकेंड एलिमेंट से पहले जो है हम लोग जो है इसको थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है सबसे पहले इस पे देखो आप ध्यान से, ठीक है, 1 4 9 11 25 ये जो हो गया आपका, तो देखो ध्यान से 1 4 9 11 25 सारे के सारे तो क्या हो गए, को डोमेन। ये पूरा डोमेन, ये सारे क्या हो गए, को डोमेन। अब देखो ध्यान से, रिलेटेड किससे किससे है, ये 1 से रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है, 9 से और 25 से। ध्यान समझिएगा, यानी सेट बी के वैसे एलिमेंट,
सेट बी के वैसे एलिमेंट जो रिलेटेड है सेट ए से। ध्यान समझिएगा, सेट बी के वैसे एलिमेंट जो सेट ए से क्या है, रिलेटेड है, उसको क्या बोलेंगे, रेंज। ठीक है, यानी इसको हम लोग ऐसे अगर डिफाइन करें तो ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ध्यान समझिएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ किसके, सेट बी रिलेटेड टू सेट ए, सेट बी के वैसे एलिमेंट जो सेट ए से क्या है, रिलेटेड है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी रिलेटेड टू सेट ए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। जैसे यहां पे अगर आप देखा जाए तो यहां पे रेंज क्या होगा आपका 1, 4, 9 और 25। अगर यहां पे रेंज अगर कैलकुलेट करा जाए तो क्या होगा आपका 1, आप लिख नहीं रहे, समझ जाना खुद से, 1, 4, 9 और 25, मतलब जो जो एलिमेंट रिलेटेड है सेट बी के वैसे एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड है उसको बोलेंगे रेंज। या इसको अगर आप अलग तरीके से बोलो, अगर इसको आप डिफरेंट तरीके से अगर बोला जाए तो जितने भी आपके आउटपुट होंगे, ऑल पॉसिबल आउटपुट, ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटपुट, जितने भी आपके पॉसिबल आउटपुट होंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। इसको अगर और डिफरेंट तरीके से देखा जाए, ठीक है, तो जितने भी आपके वाई एक्सिस वाले क्वांटिटीज होंगे, यानी जितने भी आपके ऑर्डिनेट वाले होंगे, जितने भी ऑर्डिनेट्स होंगे, ध्यान समझिएगा, जितने भी आपके ऑर्डिनेट्स, इसको आप बोलो, या इसको आप वाई एक्सिस क्वांटिटी, जितने भी आपके वाई एक्सिस जो क्वांटिटी होंगे, सारे वाई एक्सिस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं। या अगर आप ऑर्डर्ड पेयर के व्यू से देखो तो जितने भी आपके सेकंड एलिमेंट है, ये वाले जो सेकंड एलिमेंट है, ये जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो सेकंड एलिमेंट है कि नहीं, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेंज बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। तो बहुत तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, रेंज क्या होता है कि सेट बी के वैसे एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड है, एक बात हो गई। या जितने जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, आप इनपुट है, जब आप डालोगे तो ऑब्वियस है कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो जो मिलेगा वो क्या हो गया, रेंज। अच्छा, जब फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग बोल रहे डोमेन, जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा, रेंज होगा, है कि नहीं। अच्छा, यहां पे जो वैल्यू, अच्छा ये तो हो गया, जितने भी आपके, ये देखो आप यहां पे जो एक्स एक्सिस वाले थे वो जब डोमेन है, तो ऑब्वियस है कि जो वाई एक्सिस वाले होंगे वो क्या होंगे, आपके रेंज होंगे, है कि नहीं। अच्छा, ये तो हो गई बात। और एक सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, सिंपली अगर डिफाइन किया जाए, तो जो को डोमेन का जो सबसेट होता है, यानी इसको अगर से और सिंप्लीफाइड तरीके से देखा जाए, यानी सबसेट ऑफ को डोमेन, सबसेट ऑफ को डोमेन, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेंज। ठीक है, सबसेट ऑफ क्या, को डोमेन। क्योंकि देखो क्यों बोल रहा है ऐसी बात, क्योंकि रेंज जो आ रहा है आपका, ये जो भी आपको जो रेंज मिल रहा है आपको, है कि नहीं, वो कहां से मिल रहा है आपको, सेट बी से मिल रहा है कि, तो इसी का ना पार्ट है वो, है कि नहीं। तो इस बेसिस पर हम बोलते हैं कि भाई रेंज क्या होता है, तो सबसेट ऑफ को डोमेन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको डोमेन बेसिक तरीके से समझ आ गया होगा, को डोमेन अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा ये तो डोमेन और को डोमेन की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा, अब हमने बात करना है कि ये जो होता है आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म पे कैसे हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है फंक्शन का, ठीक है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान समझिएगा, हम लोग जो है जानते हैं कि ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। एकदम ध्यान समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा ये जो होता है आपका, ये आपको पता है कि एक्स होता है और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको ये लॉजिक पता होगा कि कौन किस पर डिपेंड करता है, तो ऑब्वियस है कि वाई जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एक्स पर, है कि नहीं। वाई जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एक्स पर। अच्छा, एक्स पर हम लोग किसको प्लॉट करते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज को कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को। तो आपको पता होगा कि जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम लोग इंडिपेंडेंट एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस को हम लोग इंडिपेंडेंट एक्सिस बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है इसको हम लोग डिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं। ध्यान समझिएगा। ठीक है, एक हो गया डिपेंडेंट एक्सिस, दूसरा क्या हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट एक्सिस। तो हमको ये पता अच्छे तरीके से कि वाई जो है
y डिपेंड्स अपॉन x, ठीक है। हमको ये लॉजिक अच्छे तरीके से पता है कि भाई y जो होता है, ठीक है, आप नीचे क्लासेस में ग्राफ आपने ड्रॉ किए होंगे तो आपको पता होगा कि इस पे x एक्सिस पर किसको रखते हैं और इस पे y पे किसको रखते हैं। तो इस पे हमेशा हम लोग किसको रखते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को, और इस पे यानी y एक्सिस पे हमेशा हम लोग किसको रखते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज को, है कि नहीं। यानी इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो y डिपेंड्स अपॉन x, लेकिन उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे बोलते हैं, मैथमेटिकली इसको हम लोग बोलते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब इसी चीज को यूलर का नाम आपने सुना होगा, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे और एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या करा, इसको इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये जो फॉर्म होता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है, ठीक है, ये जो तरीका होता है इसी को बोला जाता है यूलर फॉर्म, ठीक है, यूलर फॉर्म, ठीक है, यूलर फॉर्म बोला जाता है, या इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको एनालिटिकल फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है, फंक्शन का इसको जो है एनालिटिकल फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग को जो है फंक्शन जो है इसी फॉर्म पे मिलेगा, ठीक है। हमने जो है इसी फॉर्म, यानी यूलर फॉर्म बोलो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या एनालिटिकल फॉर्म बोलो, तो हमने जो है इसी फॉर्म को जो है सबसे अधिक क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो जो भी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हो गया डोमेन आपका, और जो भी y जो आपको रिजल्ट निकलेगा वो क्या हो गया, रेंज। तो उम्मीद है आपको डोमेन और रेंज अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और ये रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट हो गया ये भी आपको समझ आ गया होगा। यानी हमने 3 तरीके से रिप्रेजेंटेशन सीख लिया। ये हो गया हमारा मैपिंग फॉर्म, अगर आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे लिखो तो वो हो गया ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, है कि नहीं। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, है कि नहीं। अच्छा, अगर इस फॉर्म पे लिखोगे तो ये हो गया हमारा एनालिटिकल फॉर्म या यूलर्स फॉर्म। अच्छा, इसको थोड़ा हम लोग जो है और इलाबरेट करके आपको दिखाते हैं। सपोज हमारे पास, आपने नीचे क्लासेस में देखा होगा कि fx इक्वल टू कुछ भी यहां पे दिया जाता था, लाइक x स्क्वायर प्लस 1, है कि नहीं, या कुछ भी यहाँ पे fx इक्वल टू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर कुछ भी यहाँ पे दिया रहता था, ऐसे इस प्रकार से दिया जाता था और बोला जाता था कि आप f(1) कैलकुलेट करो, f(2) कैलकुलेट करो। तो इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, देखिए हमारे पास ये है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि y डिपेंड्स अपॉन x, f ऑफ x, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, f ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि f इंटू x नहीं है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि f इंटू x, इसका मतलब ये होता है f ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि y डिपेंड्स अपॉन x, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है y डिपेंड्स अपॉन x, ठीक है। अच्छा, f ऑफ x इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है कि नहीं। तो वो जो है, जो भी आपको f ऑफ x टू जो भी दिया रहता है, ये बताता है कि ठीक है, ये पोर्शन जो है, यानी f ऑफ x क्या बता रहे हैं कि y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। ये जो चीज है आपको बस इतना ही एक्सप्लेन करें कि भाई y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन f ऑफ x टू अगर कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं, कुछ भी अगर दिया हुआ है तो ये जो दिया हुआ है आपका ये बताता है कि ठीक है डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है ये समझाता है, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है इस चीज को ये समझाता है। इसको हम लोग और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पे a और b लिया हुआ है, ठीक है, a और हमने b दो सेट लिया हुआ है, ठीक है, और हमने ऑलरेडी क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, हमने क्या कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। लेकिन ये दोनों को हमने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन किसी ना किसी रूल से ज्वाइन किया होगा, तो ये जो रूल है ना, वही ये रूल है आपका। आ गया समझ में, ये जो रूल है, मतलब सिंपल तरीके से y जो है f ऑफ x इक्वल टू जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि यही देगा, कुछ भी दे सकता है आपको, तो इसका तो मतलब ये हो गया y डिपेंड्स अपॉन x, y ठीक है x पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जो भी दिया रहता है क्वांटिटी, वो ये एक्सप्लेन करता है कि ठीक है डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कैसे डिपेंड कर रहा है। जिसे यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो ये तो सारे क्या हो गए, हमारे डोमेन हो गए, है कि नहीं। रेंज भी आपको पता चल गया कि 1 है, 4 है, 9 है और 25 है, ये आपको रेंज हो गया। कोडोमेन तो पूरा हो गया, सेट भी को बोलेंगे कोडोमेन। अब देखो ध्यान से, सोचो खुद से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ जो है आपका f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर से a और b आपका रिलेटेड है, यानी f ऑफ x क्या इंडिकेट कर रहा है कि y जो है डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। अच्छा, लेकिन x स्क्वायर क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन किस प्रकार से क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ये जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, आज की क्लास में 3 बातें हमने सीख ली, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है इमेज और प्री इमेज के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करेंगे, ठीक है।